तो देखिए फिर हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो यानी कि स्टेप नंबर 2 में यहाँ तक बता दिया गया था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो देखिए उसके बाद हम लोग को बनाना होता है एक टेबल। तो इस टेबल में देखिए, इस टेबल को भरते कैसे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए आप ये x1 x2 x3 s1 s2 s3 इसमें से सबसे पहले आप चुनिए बेसिक वेरिएबल होगा कौन। तो इसमें कौन सा वेरिएबल बेसिक वेरिएबल का काम करेगा, तो आपको बताया गया कि जो यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा यहाँ पे तो a1 और a2, वैसे भी जो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं वही हो जाएगा यहाँ पे आपका बेसिक वेरिएबल, यानी कि a1 और दूसरा क्या आपका a2। तो a1 और a2 हो गया आपका बेसिक वेरिएबल। और समझने के लिए आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ जो यूनिट मैट्रिक्स बनाता है वही होता है क्या, बेसिक वेरिएबल। तो a1 और a2 बना रहा है आपका यूनिट मैट्रिक्स। देखिए तो देखिए a1 का कॉफिशिएंट कितना है 1, इसमें 0, और इसमें a2 का कॉफिशिएंट देखिए ऊपर में 0, इसमें 1। तो ये आपका क्या बना रहा है, यूनिट मैट्रिक्स बना रहा है। तो आप फेज 1 में ये जो बताया गया था आपको इस तरह से, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। तो यहाँ पे सब ऑर्डर में लिखिए, जैसे कि x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2। तो x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2 ऑर्डर में, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से ऑर्डर में नहीं लिख पाए, तो आप इस फॉर्म में लिखिएगा। तो यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है, यहाँ कॉफिशिएंट 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो यूनिट मैट्रिक्स बना रहा है। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में क्या आ जाएगा आपका a1 और a2। तो बेसिक वेरिएबल का ये कॉलम भरने के बाद आप सीजी भरिए, सीजे मतलब सीजे भरिए आप। तो देखिए ये जो वेरिएबल्स है, ये जो जे है कॉफिशिएंट बताता है, जैसे वेरिएबल x1 का, तो इसके लिए c1 हो गया। इस वेरिएबल का जे बताता है कॉफिशिएंट, तो x2 यानी कि c2 हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट। इसका कॉफिशिएंट देखिए x3 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि c3 हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट। तो s1 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। s2 का कॉफिशिएंट जो होगा यहाँ लिखेंगे, और a1 का कॉफिशिएंट जो होगा यहाँ लिखेंगे, और a2 का कॉफिशिएंट जो होगा यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से s2 तक का कॉफिशिएंट 0 है, और a1 और a2 का है -1। तो a1 और a2 का -1 और बाकी सबका कॉफिशिएंट 0, तो सब में फिल कर दीजिए। उसके बाद आता है सी बी मतलब होता है a1 और a2 का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो कितना है -1, उसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। a1 और a2 का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना है -1। तो यहाँ पे फिल कीजिए क्या, -1, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स बी का वैल्यू होगा ये आपका 3 और 2। एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और 2। अब ये वैल्यू होता क्यों है, तो देखिए यहाँ पे एक्स बी का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे सीधा हो जाता है 3 और 2, लेकिन कैसे। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन a1 और a2 जो है यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वही होता है यहाँ पे 3 और 2, लेकिन कैसे। तो देखिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का तो ये जो बेसिक वेरिएबल है आपका a1 और a2, इसको छोड़ के आपका बाकी जितना भी वेरिएबल्स हैं वो इतना वेरिएबल्स है, इस सारे वेरिएबल्स को आपको 0 पुट करना होता है। तो देखिए सारे को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x1 से लेके आपका s2 तक सारा 0 हो जाएगा a1 और a2 को छोड़ के। तो देखिए a1 और a2 तो कॉफिशिएंट 0, तो वो ऐसे भी 0 हो गया। तो a1 का वैल्यू यहाँ से आएगा 3, और यहाँ से सबको 0 पुट कीजिएगा तो a2 का वैल्यू आएगा 2, और a1 का देखिए 0 कॉफिशिएंट है तो वो तो ऐसे ही 0 हो गया। तो यहाँ पे आ गया a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू 2। आप डायरेक्ट लिखिए इतना बिना सोचे हुए, यहाँ पे 3 और 2 लिखा हुआ है, तो 3 और 2 लिखा हुआ है तो उसको यहाँ पे उठा के रख देंगे हम लोग 3 और 2। अब देखिए x1 के नीचे यहाँ पे क्या आएगा, देखिए a1 किस में है, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में इस सारे का कॉफिशिएंट जितना है उसको आप यहाँ पे लिखिए। उसी तरीके से a2 जिसमें है तो a2 इसमें है, तो इस इक्वेशन में x1 से लेके a2 का जितना कॉफिशिएंट है उसको यहाँ पे लिखिए। तो देखिए यहाँ से 3 -1 -1 -1 0 1 0, तो 3 यहाँ से देखिए 3 -1 -1 -1 0 1 0। उसके बाद देखिए 1 -1 1 1 -1 1। उसके बाद s1 के नीचे 0, s2 के नीचे -1, और a1 के नीचे क्या 0, और a2 के नीचे हो जाएगा 1। इसका कॉफिशिएंट सारा लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसको ऑर्डर में लिखने का ये फ़ायदा है कि आसानी से आप लिख पाइएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैलकुलेट करना होता है जेड जे। तो हम लोग जेड जे कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो देखिए जेड जे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जेड जे मतलब होता है सी बी, जैसे जी है तो पहला कोएफिशिएंट, जैसे ये वाला आपका कॉलम है तो A1, ये वाला कॉलम तो है तो इसके लिए 2, ये वाला कॉलम के लिए 3, ये वाला कॉलम के लिए 4, तो वो सब छोड़िए आप। सी बी इंटू X1, इससे मतलब इस यहाँ पे लिखना है, तो इस वाले कॉलम का वैल्यू को आप सी बी से मल्टीप्लाई कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कितना है सी बी, देखिए आपको X1 के नीचे लिखना है तो सी बी इंटू X1 कीजिए आप, ठीक है। सी बी का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे लिखिए आप -1, ठीक है। अब देखिए x, और उसके बाद x3 का कितना है 3, 1, तो यहाँ पे लिखिए आप 3 और 1, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1। अब दोनों को ऐड कीजिए तो -4, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना -4। एक और समझाते हैं, देखिए आप यहाँ पे देखिए सी बी का वैल्यू कितना है। सी बी देखिए ये वाला आंसर चाहिए तो सी बी को आप x2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सी बी इंटू x2 करेंगे हम लोग। तो देखिए सी बी का वैल्यू -1, यहाँ पे पुट कीजिए -1, और x2 का देखिए -1, तो -1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो -1 इंटू -1, 1 इंटू -1, दोनों को ऐड कीजिए, आया आपका 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 2। उसी तरीके से आप पूरा बढ़िए। तो देखिए इसके बाद कैलकुलेट करना होता है जेड जे माइनस सी जे, मतलब इसमें से इसको घटा के लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जेड जे का वैल्यू इतना है और सी जे का वैल्यू ऊपर में 0, तो इसमें से इसको घटाइए, तो -4 में से 0 को घटाइएगा -4, 2 में से 0 को घटाइएगा 2, 0 में से 0 घटाइएगा 0, उसी तरह से सबको घटा के यहाँ पे लिखिए। अब देखिए इतना कर लेने के बाद आपका टेबल हो गया तैयार। तो देखिए उसके बाद चेक करना होता है क्या जेड जे माइनस सी जे का सारा वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है। नहीं, एक वैल्यू निगेटिव आ गया। तो देखिए यहाँ पे सारा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो देखिए मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम में क्या होता है कि जेड जे माइनस सी जे का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो टेबल को कर देते हैं हम लोग स्टॉप। तो जेड जे माइनस सी जे भैया ग्रेटर देन इक्वल टू सारा वैल्यू तो नहीं है, यहाँ पे -4 है, तो ग्रेटर देन और या इक्वल टू 0 तो नहीं हुआ, ये नेगेटिव है, तो आपका टेबल और आगे जाएगा, मतलब और भी टेबल बनेगा और भी सारा स्टेप, बहुत सारा स्टेप आएगा इसमें। तो देखिए इसके बाद अगर ऐसा होता है तो आप चुनिए कौन सा मोस्ट नेगेटिव। तो भैया नेगेटिव तो एक ही है, तो एक ही है, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए ये वाला आप इस वैल्यू को सेलेक्ट कीजिएगा, तो कौन से कॉलम में आपका x1, तो इसका मतलब क्या हुआ x1 जो है वो वेरिएबल आएगा इस टेबल में, मतलब अगला जो टेबल आएगा उसमें x1 आएगा यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में। तो सवाल उठता है A1 और A2 में से A1 और A2 में से किसको हटा के x1 लिखेंगे, उसके लिए चेक करना होता है मिनिमम रेशियो। तो देखिए अब मिनिमम रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका सेलेक्ट कौन सा हुआ है, आपका ये वाला आपका कॉलम सेलेक्ट हुआ है, कौन सा कॉलम x1 का। तो यहाँ पे एक्स जे का काम क्या, पहला कॉलम है तो यहाँ x1 वाला आएगा पहला के लिए। तो देखिए ये वाला सेलेक्ट हुआ, उतना छोड़िए आप, ये x1 हुआ है। तो देखिए xb से इसको डिवाइड कीजिए, जैसे यहाँ 3 है तो 3 से 3 को डिवाइड कीजिए। जैसे ये वाला सेलेक्ट होता अगर तो 3 को -1 से डिवाइड करते हैं, ये वाला सेलेक्ट होता तो देखिए नेगेटिव वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे। जैसे ये वाला सेलेक्ट होता तो 3 को 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब कहने का मतलब है ये वाला सेलेक्ट हुआ है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ठीक है XB बाय x यहाँ पे x1 हो जाएगा। ये वाला सेलेक्ट हुआ है तो x1, ये वाला सेलेक्ट होता तो S1, ये वाला सेलेक्ट होता तो A1, ये वाला सेलेक्ट होता तो A2, मतलब XB बाय A2 होता, ठीक है। तो देखिए ये वाला सेलेक्ट हुआ है तो XB बाय x1, तो 3/3, यहाँ पे लिखिए 3/3, यहाँ पे लिखिए देखिए 2/1, तो 2/1। अब देखिए 1 ये आया 2, दोनों में मिनिमम कौन सा है आपका, ये वाला, तो ये वाला है मतलब A1, तो A1 हटेगा यहाँ पे, इसका मतलब पता चला, मतलब A1 हटेगा वहाँ पे और उसके जगह पे क्या आएगा आपका x1। और ये जो देखिए ये वाला एलिमेंट जो है, देखिए इस कॉलम में ये वाला रो का एलिमेंट कौन सा, वो ये इस 3 को हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट, तो ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। अब नेक्स्ट टेबल में इसको हम लोग को करना होता है 1 और इसको करना होता है 0। जैसे कि आपका ये वाला टेबल है तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, अभी जो टेबल बनाया ये सेम ही टेबल है, ठीक है यही टेबल है। आप तो इसमें मिनिमम रेशियो आपका पता चला कि ये वाला है, तो ये वाला आपका हो गया की एलिमेंट। तो अब देखिए, तो देखिए आपका जो यहाँ पे आपको पता चला कि A1 के जगह पे क्या आएगा, आपका x1 आएगा,
तो देखिए x1 अगर आएगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहिए। देखिए वो कहाँ पे आएगा, बेसिक वेरिएबल में आएगा। तो बेसिक वेरिएबल जब x1 हो जाएगा तो वो क्या, यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहिए। मतलब इसको यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो मतलब इस 3 को हम लोग को क्या करना होगा, नेक्स्ट टेबल में इसको 1 करना होगा और यहाँ पे जो 1 है उसको 0 करना होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रो है इसको 1 कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड करके। तो देखिए XB से लेके A2 तक जितना भी वैल्यू है सबको 3 से डिवाइड कर देंगे नया वाला टेबल में। तो देखिए ये 1 हो जाएगा। फिर इसके हेल्प से हम लोग उसके नीचे 0 करेंगे। ठीक है, तो ये काम है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए हेयर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इज़ -4। तो क्या होगा, ये हो गया इनकम। तो किस में है, x1 में। तो सो इनकमिंग वेरिएबल इज x1। तो इस दोनों में किसी एक के जगह x1 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, मिनिमम रेशियो चेक किए एंड मिनिमम रेशियो इज़ 1। तो 1 किस में, ये मतलब क्या, A1 इज़ आउट गोइंग वेरिएबल, देयरफॉर आउट गोइंग वेरिएबल इज A1। तो मतलब A1 आउट होगा और वहाँ इन क्या करेगा, x1। मतलब x1 की जगह लिखेंगे, A1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x1, और ये A2। तो आपको पता चला कि वहाँ पे x1 और A2 होगा बेसिक वेरिएबल में। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो लिखेंगे हम लोग वहाँ पे x1 और A2 होगा। तो अब मेरा काम क्या है, x1 के सामने 1 करना, मतलब यहाँ पे 1 करना और यहाँ पे 0 करना। वो हम लोग नेक्स्ट टेबल के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।